नमस्कार। चलिए आज हमारे संविधान की गहराई में उतरते हैं। क्या कभी सोचा है कि संविधान जैसे कानूनी दस्तावेज की भी एक आत्मा हो सकती है? आज हम बात करने वाले हैं उसी हिस्से की, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये वो सिद्धांत हैं, वो गाइडिंग लाइट्स हैं जो भारत को एक महान राष्ट्र बनाने का सपना देखते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या किसी संविधान की सच में कोई आत्मा हो सकती है? मतलब ये सिर्फ एक फिलॉसफिकल बात है या इसका कोई गहरा मतलब है? असल में ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कुछ सिद्धांत सिर्फ कानूनी किताबों की बातें नहीं है, बल्कि ये एक पूरे देश के उसके नैतिक इरादों को दिखाते हैं। और इस विचार को ना एक बहुत ही मशहूर इतिहासकार ग्रेनविल ऑस्टिन ने बड़े ही खूबसूरत तरीके से समझाया है। उनका कहना था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी निर्देशक तत्व और फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, ये दोनों मिलकर हमारे संविधान की अंतरात्मा है। कोई एक नहीं बल्कि दोनों साथ में, एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो चलिए इसी आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला हिस्सा, संविधान की आत्मा। देखिए, 1947 में हमें राजनीतिक आज़ादी तो मिल गई, पर हमारे संविधान बनाने वालों का सपना इससे कहीं बड़ा था। वो सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं चाहते थे, उनका असली लक्ष्य था सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र लाना। मतलब एक ऐसा वेलफेयर स्टेट बनाना जहां हर किसी को न्याय मिले। तो सवाल ये है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या डीपीएसपी आखिर हैं क्या? आप इन्हें ऐसे समझिए, ये सरकार के लिए एक तरह की गाइड बुक है, संवैधानिक निर्देश हैं कि देखो, जब भी कोई पॉलिसी बनाओ या कोई कानून लाओ तो इन आदर्शों को ध्यान में रखना। खुद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इन्हें हमारे संविधान का नॉवल फीचर यानी एक अनोखी पहचान बताया था। अब आते हैं इसके सबसे दिलचस्प और अनोखे पहलू पर, हमारा दूसरा हिस्सा, राज्य का नैतिक दिशा सूचक। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे सरकार के पास एक मॉरल कॉम्पस हो, एक दिशा सूचक जो हमेशा सही रास्ता दिखाता है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, ये कॉम्पस रास्ता तो दिखाता है, पर उस पर चलने के लिए कानूनी तौर पर मजबूर नहीं कर सकता। यहीं पर फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच का सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। देखिए, मौलिक अधिकार एक तरह से नेगेटिव हैं, मतलब वो सरकार को कुछ करने से रोकते हैं। जैसे सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती, और अगर ये अधिकार छीने जाते हैं तो कोई भी सीधे कोर्ट जा सकता है। ये लीगली इन्फोर्सेबल हैं। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पॉजिटिव हैं। वो सरकार को कुछ करने के लिए कहते हैं, उसे दिशा देते हैं। जैसे सबको बराबर काम के लिए बराबर वेतन दो, पर आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। अच्छा, तो ये कमाल का आइडिया आया कहाँ से? ये सिद्धांत कोई रातों रात नहीं बन गए। इसकी प्रेरणा हमें मिली आयरलैंड के संविधान से, और इसकी जड़ें तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक जाती हैं। और एक मजेदार बात यह है कि सर बी.एन. राव की एक कमेटी थी जिसने ये सुझाव दिया था कि अधिकारों को दो हिस्सों में बांट देना चाहिए। एक वो जो जस्टिशिएबल हों, मतलब जिन्हें आप कोर्ट में मांग सकें, और दूसरे वो जो नॉन जस्टिशिएबल हों, जो बस सरकार के लिए एक नैतिक गाइड का काम करे। तो चलिए अब देखते हैं कि इन प्रिंसिपल्स के जरिए हमारे संविधान बनाने वाले कैसा भारत बनाना चाहते थे। हमारा तीसरा हिस्सा, भारत के लिए 3 सपने। हाँ, एक बात साफ कर दें, संविधान में ऐसा कोई ऑफिशियल क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम इन्हें 3 मेन फिलॉसफीज में बांटकर देख सकते हैं। पहला सपना है एक सोशलिस्ट यानी समाजवादी भारत का, एक ऐसा देश जहां सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस सबके लिए हो। जैसे आर्टिकल 39 कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, या आर्टिकल 42 जो मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है। आपको पता है, आज भारत में जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, जो महिलाओं को छुट्टी और सुविधाएं देता है, उसकी प्रेरणा, उसकी जड़ें इसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है। दूसरा सपना है गांधीयन ड्रीम यानी गांधीवादी सपना। ये वो सिद्धांत हैं जो सीधे सीधे गांधी जी के विचारों से आते हैं। वो मानते थे कि असली भारत गांवों में बसता है, तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों को सेल्फ गवर्नमेंट की यूनिट बनाने की बात कही गई, और इसी सपने को हकीकत बनाने के लिए सालों बाद 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, जिसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया। और तीसरा सपना है एक लिबरल इंटेलेक्चुअल भारत का। ये एक आधुनिक, तर्कसंगत और प्रगतिशील भारत की सोच है। जैसे आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, आर्टिकल 50 जो कहता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग होना चाहिए ताकि न्याय स्वतंत्र रहे, और आर्टिकल 51 जो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने की बात करता है।
ये सब एक मॉडर्न स्टेट की नींव है। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन अब कहानी में आता है एक असली ट्विस्ट। हमारा चौथा हिस्सा, अधिकार बनाम निर्देश। सोचिए, एक तरफ है लीगली इन्फोर्सेबल फंडामेंटल राइट्स और दूसरी तरफ है नॉन इन्फोर्सेबल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अगर इन दोनों में टकराव हो जाए तो कौन ऊपर रहेगा, कौन जीतेगा? ये सवाल आज़ादी के बाद कई दशकों तक भारतीय न्यायपालिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना रहा। इस पर अदालतों का स्टैंड भी समय के साथ बदलता रहा। शुरू में 1951 के चंपकम दोरायराजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि फंडामेंटल राइट्स हमेशा ऊपर रहेंगे। फिर गोलकनाथ केस में भी यही बात दोहराई गई। लेकिन फिर आया 1980 का मिनर्वा मिल्स केस, जो एक गेम चेंजर साबित हुआ। इसमें कोर्ट ने कमाल की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान एक रथ की तरह है, जिसके दो पहिए हैं, एक फंडामेंटल राइट्स और दूसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अगर आप एक पहिए को दूसरे से ज्यादा अहमियत देंगे तो रथ आगे नहीं बढ़ेगा, लड़खड़ा जाएगा। इन दोनों के बीच का संतुलन, यही हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इस दशकों लंबे संघर्ष का अंत हुआ एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन पर। हमारा पांचवा हिस्सा, एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन। आज की तारीख में ये बात तय है कि राइट्स और डायरेक्टिव्स एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त हैं। सच तो ये है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए हमारी अदालतें एक सिद्धांत का पालन करती हैं, जिसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। इसका मतलब है कि जब भी किसी कानून को इंटरप्रेट किया जाए तो कोशिश ये होनी चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दोनों का सम्मान हो, दोनों को इफेक्ट दिया जा सके। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है, डायरेक्टिव्स के बिना राइट्स का कोई मतलब नहीं, वो खोखले हैं। और राइट्स के बिना डायरेक्टिव्स में कोई ताकत नहीं, वो शक्तिहीन है। सीधी सी बात है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो हमें अधिकारों से मिलती है और सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो डायरेक्टिव्स का लक्ष्य है, इन दोनों को हाथ में हाथ डालकर चलना होगा। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो अंत में एक सवाल हम सबके लिए, ये 75 साल पुराने आदर्श, ये सपने आज भी भारत के भविष्य को, हमारी पॉलिसीज को, हमारे कानूनों को कैसे शेप कर रहे हैं? जरा सोचिए, इन सिद्धांतों की प्रासंगिकता आज शायद पहले से भी कहीं ज्यादा है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।